हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मयूरी देशमुख। हम हमारे चैनल पे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, जिसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए थे। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने देखा था ग्रेविटेशन का डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि न्यूटन्स के लॉ क्या होते हैं। हमने जस्ट रैंडम डिस्कस किया था न्यूटन्स के लॉस के बारे में। एंड देन हमने केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, ये भी हमने, इसके 3 लॉस थे, ये 3 लॉस ये भी हमने हमारे पिछले पार्ट में कवर किया था। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में इसका इक्वेशन डिराइव करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको 2 to 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको ये डायग्राम निकालना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा एंड उसके साथ आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना होगा। जब भी बात आती है मैथमेटिकल इक्वेशंस की तो आप लोग डर जाते हो। डरना नहीं है, मैं हूं आपके साथ, आपके लिए यहाँ पे, जो आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत ही इजी सिंपल वे में एक्सप्लेन करके बताती हूँ, जिससे हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन जो होगा वो बहुत ही क्विक इजी हो जाएगा। जो आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। विल कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये इसमें से आपके लिए एक 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और वो सॉल्व कैसा करना है, इसके बारे में सारे टिप्स, सारे ट्रिक्स, चाहे वो मैथमेटिकल इक्वेशन के हो, न्यूमेरिकल के हो, थ्योरी पार्ट हो या कुछ भी हो, मैं आपके लिए बहुत ही इजी वर्ड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी तक हमने ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जो भी कुछ पढ़ा था, वहां से हमें ये बात तो पता चली थी ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है। कोई भी चीज के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज दूसरी चीज को खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है। राइट, ये सिमिलर है मैग्नेट के साथ। जैसे कि 2 मैग्नेट लिए, जिसके 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। राइट, सेम एग्जैक्टली वही यहाँ पे होता है। व्हाट कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उस पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब सेम वे में क्या होगा, यहाँ पे यूनिवर्स के कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा हमने मैग्नेट को एक दूसरे से दूर लिया तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। राइट, लाइक द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी यही होता है। 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में होने वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उतना उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। और 2 ऑब्जेक्ट्स का मास जितना ज्यादा होगा, ओके, ऑब्जेक्ट्स जितने हेवी होंगे उतना उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और ये 2 सेंटेंस के बीच में जो को रिलेशन है, वही हमें ये न्यूटन्स के इक्वेशन में यहाँ पे डिराइव करना है। ठीक है, अब एक्सप्लेन कैसा करें इसे, सबसे पहले बारी आती है एक्सप्लेन कैसा करें, ओन वर्ड्स में लिखे कैसा इसे। ओन वर्ड्स में लिखने के लिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे ओन वर्डिंग से। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे डायग्राम में 2 ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। राइट, मान लो अब ऑब्जेक्ट्स है तो उन्हें नेमिंग भी देना पड़ेगा। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को नेमिंग दिया ए, ऑब्जेक्ट है दूसरा, मैंने उसे नेमिंग दे दिया बी। अब जब ऑब्जेक्ट्स है ए एंड बी तो ऑब्जेक्ट्स को मास भी होगा। ऑब्जेक्ट ए का मास है m1, ऑब्जेक्ट बी का मास है m2, मासेस अलग अलग है। अब एज पर द लॉ, जो ऑब्जेक्ट ए है, बी ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एफ। एंड बी ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ ए पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, उसे हम लोग एफ बोलते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है, उनके मासेस पे। जिसका मास ज्यादा होगा वो फोर्स ज्यादा एग्जर्ट करेगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब अगर इनका जो 2 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस यहाँ पे डिनोट किया गया है आर से, ठीक है, यहाँ अगर हमने उनका डिस्टेंस आर से कंसीडर किया, कोई जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, उनका मास जो होता है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं तब उसका पूरा मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। एंड तभी उनका जब डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसिडरिंग द डिस्टेंस
कहाँ से करते हैं? फ्रॉम सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दो ऑब्जेक्ट में से हमने क्या लिया? ए बी, दोनों का मास लिया m1 m2 और दोनों का डिस्टेंस लिया r, और फोर्स तो f ऑलरेडी हमने f से डिनोट किया है। सो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग आप इसके जब स्टार्टिंग करोगे तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया है, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2। ठीक है, we assume that the objects are very small spheres of uniform density and the distance r between their centers is very large compared to the radii of the spheres। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास कहाँ पे होता है? उसका सेंटर पे। नाउ चलते हैं, क्या दिया है यहाँ पे? द मैग्नीट्यूड f of the gravitational force of attraction between the objects is directly proportional to m1 m2। क्या बोला है यहाँ पे? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को एक साथ मर्ज करके दिया है, तो हमने ऐसा नहीं करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखना है? दैट इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसे होता है प्रोपोर्शनल? m1। उसके बाद क्या आता है वहां पे? m2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे क्या है? f जो मेरा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। ये है सिर्फ उस स्टेटमेंट का पार्ट 1, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ आगे भी पार्ट दिया हुआ है। क्या है आगे वाला पार्ट? एंड यहाँ से अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ से आपको दिया है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो भैया हमारा आर क्या था यहाँ पे? डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? दोनों मास के बीच का, या दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस। सो वो क्या है? वो हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमारा जो आर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किस चीज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगेन हमारा एफ के लिए। तो भैया पहले तो हमने यहाँ पे f को लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। अब हमें यहाँ पे लिखना है f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। डिस्टेंस है इसलिए मैं यहाँ पे बुक में आपके ऑलरेडी r दिया है तो मैंने भी r लिया। आप चाहो तो आप वहाँ पे d भी ले सकते हो। ठीक है, सो मैंने लिया, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। पहले मैंने लिया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, उसके बाद मैंने लिया f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे दोनों इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को हमें कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइन करने के बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो गया? मैंने सिंपली जो मेरा न्यूमरेटर पे यहाँ पे 1 था उसे मैंने रिप्लेस किया मेरे m1 एंड m2 के वैल्यू से। गॉट इट? यही आपको इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, दैट इज एक्सक्यूज, आपको यही दिया गया है, दैट इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपने यहाँ से r निकालना है, आपने यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पुट करना है, मतलब g का वैल्यू। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है हमने ये पहले यहाँ से निकालना है, दैट इज f विल बी इक्वल्स टू g क्या है वो बताती हूँ मैं। आपने 1 मिनट देना, पहले हम लोग इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको इजी जाएगा रीडिंग के टाइम पर। So f is equals to g m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। So मैंने क्या किया यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ f इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैंने क्या किया? जो वहाँ पे सिंबल था प्रोपोर्शनलिटी का, कांस्टेंट का वैल्यू था, मैंने उसे रिप्लेस किया इक्वल्स टू देके g से। अब बढ़ते हैं आगे। फिर आगे क्या करना है हमने यहाँ पे? नेक्स्ट, अब ये जो हमारा g है, g क्या है? This g is nothing but it is gravitational constant. G is called as an gravitational
कांस्टेंट, जो कि हमारे बुक में भी दिया है यहाँ पे, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन यूनिवर्सल कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब मेरे पास वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पे, एफ है, जी, m1 m2 आर स्क्वायर, राइट। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं उनका एक वैल्यू फिक्स दिया होता है, राइट। सो यहाँ पे तो मेरा जी तो कांस्टेंट है, तो जी का कुछ वैल्यू फिक्स दिया होगा। क्या होगा जी का वैल्यू? सो माई जी विल बी इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10 to the power minus 11, 6.673 इंटू 10 to the power minus 11। उसके बाद यहाँ पे एक यूनिट भी आता है। यूनिट बहुत कंपलसरी होते हैं हर इक्वेशंस में, हर मैथ्स के क्वेश्चंस में यूनिट्स कंपलसरी होते हैं। इसका यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है कि जो यहाँ पे केजी स्क्वायर है, सो ये केजी स्क्वायर मैं इसे चेंज कर सकती हूँ, राइट। सो ये तो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गया, तो मैं जो मेरा यहाँ पे इक्वेशन था F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मैं यही इक्वेशन को अलग एक फॉर्म में लिख सकती हूँ, डेट इज कांस्टेंट था मेरा g। तो मैंने क्या करना है, g को निकाल लेना है सबसे पहले बाहर, क्योंकि उसका वैल्यू तो कांस्टेंट है जो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब f जाएगा अंदर और आर स्क्वायर जो था डिनोमिनेटर पे, भाई साहब वो तो आ जाएंगे ऊपर न्यूमरेटर पे। सो यहाँ पे बन जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू एक साथ ले लिया जो कि सिर्फ एक g था, और जिसका वैल्यू चेंज हो सकता था मैंने उस सबको एक साथ ले लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ना। g का तो वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है ना। अब ये जो g है, तो g मीन्स व्हाट, g इट इज नथिंग बट, जब अगर आपको ये प्रूफ करने को पूछा जाए तो फिर एक्सप्लेन करने को पूछा जाए, ओके, वाई यूनिट ऑफ g इज न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या बोला, ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस का है मीटर और मास का किलोग्राम, इसलिए इसका यूनिट जो है ये ऐसा वाला शो किया गया है, डेट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब यहाँ पे जो किलोग्राम डिनोमिनेटर पे था वो न्यूमरेटर पे भी आ सकता है, यस एग्जैक्टली आ सकता है, और उसे मैं लिख सकती हूँ एक और वे में, डेट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो केजी स्क्वायर आएगा, अब ये पहले में तो है डिनोमिनेटर पे, जब ऊपर आएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा -2, क्योंकि वो है जब नीचे होता है तो वो पॉजिटिव में होता है, और जब उसका पोजीशन चेंज होता है इट विल बिकम्स नेगेटिव। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपने पहले भी ये सारी बातें पढ़ी होगी ग्रेड 9th में। ठीक है, सो नाउ यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब एक बात, जो हमारा डायग्राम था पिछला वाला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, मैं आपको एक डायग्राम शो कर दूं, यस दिस वन। ये डायग्राम में हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, मास m1 लिया हमने, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे सिर्फ r ही लिया, राइट। ये यहाँ पे जो r है, मैंने इस r को, ठीक है, अगर यहाँ पे 2r कंसीडर किया, एंड ये जो मेरा इक्वेशन था, ठीक है, इक्वेशन दिस वन, ये जो मेरा इक्वेशन था, मैंने ये इक्वेशन पे क्या किया, डिनोमिनेटर पे भी सिर्फ r के जगह पे 2r रख दिया, तो क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन, ठीक है। सो दैट विल बी फोर्स F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन 2r स्क्वायर। अब ये 2r स्क्वायर आएगा तो आगे का इक्वेशन भी पूरा चेंज हो जाएगा, दैट इज ये इक्वेशन चेंज होकर इट विल बिकम एज एन g m1 m2, उसके बाद डिनोमिनेटर पे आ जाएगा हमारा 4d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है, d भी ले सकते हो आप, r भी ले सकते हो, हमने r लिया था तो मैं r ही लेती हूँ। सो 4r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, r स्क्वायर को r स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये तो था मेरा f का वैल्यू, f इक्वल्स टू g m1 इंटू m2 अपॉन 4r स्क्वायर। नाउ ये जो मेरा पूरा इक्वेशन था, राइट, ये जो मेरा पूरा इक्वेशन था, तो मतलब
मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। ठीक है, इसका ऐसा मीनिंग होता है यहाँ पे। मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाया, एक ऑब्जेक्ट का मास 2 लिया, ठीक है, तो जैसे ही मास बढ़ाया उसी रेशो में फोर्स भी बढ़ेगा। एक का अगर मास 2m लिखा, ठीक है, तो क्या होगा, सो ये केस में फोर्स जो होगा डबल हो जाएगा। इट विल बिकम इट 2 टाइम्स। m था तो 2m हो जाएगा यहाँ पे। तो यही दिया है हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। क्या बताया गया है यहाँ पे, लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट क्या बताया गया है, द अबव लॉ, जो ऊपर का लॉ है, इट मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, किसी भी अगर एक मास का मास अगर डबल किया जाए तो जो फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स है वो भी डबल हो जाता है। ठीक है, एंड ये तो हमने सिर्फ मास के बारे में देखा। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस भी हमने डबल किया, जो कि हमने यहाँ पे 2r लिया था, डिस्टेंस भी अगर डबल किया तो जो हमारा फोर्स हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स डिक्रीजेस बाय 1/4। सो मास डबल किया तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, अगर डिस्टेंस डबल किया तो फोर्स क्या होगा, इट विल डिक्रीज बाय 1/4। यही था हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम लोग आगे का टॉपिक कवर करते हैं। सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर, बाय बाय।